हेलो दोस्तों, मैं आरबी ठाकुर आपके और हमारे चैनल आरबी टेक्निकल हेल्प टेक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में सीएससी टीम द्वारा आधार की पूरी अपडेट दी जाएगी, कैसे उस पर काम करना है, कैसे इसकी आईडी मिलेगी, कौन कौन इस पर काम कर सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। धन्यवाद। जैसा कि हमारे बीएलई भाई जो कि बैंक बीसी हैं और उनमें से जिन बीएलई भाई के पास में बीसी होने के साथ साथ आधार यूसीएल की जो सर्विसेज आधार संशोधन का कार्य भी करते हैं, तो हमारा जो सीएससी है, सीएससी के द्वारा बैंक बीसी और यूसीएल बीएलई के माध्यम से आधार संशोधन के जो संबंधित सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं, उसके संबंध में जो कुछ एक चैलेंजेस जब हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो आए दिन आते हैं, तो उससे संबंधित हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे उन चैलेंजेस को हम टैकल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कार्य जो है अननेसेसरी बाधित ना हो और हम स्मूथली अपने कार्य को कर सकें। तो इसी के क्रम में आज हम बात करेंगे अगले कुछ एक मिनट तक, और आप लोगों के जो भी क्वेरी या फिर जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि हम लोग जो आधार यूसीएल बीएलई है, हमारे आधार संशोधन के कार्य करते हैं, तो चूंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, हमारा आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर ऑनलाइन वर्क करता है और उसमें ऑथेंटिकेशन का जो मीडियम है वो आयरिस या फिंगर। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लोग जो हमारी आधार यूसीएल बीएलई हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो इसमें एरर के चांसेस, जब हम एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते थे जिसमें कि ना कोई इंटरनेट की बाधा थी, और अभी चूंकि हम इंटरनेट में भी स्टैटिक आईपी पे काम कर रहे होते हैं, तो जो व्हाइट लिस्टेड आईपी है उसी पे काम कर पाते हैं। कई बार अक्सर देखा जाता है कि कुछ एक बीएलई भाई जो काम कर रहे हैं तो उनका ऑपरेटर सिंक होना, मशीन सिंक होना बंद हो जाता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं इंटरनेट के इश्यूज हैं या कुछ और टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से वो मशीन सिंक होना बंद हो जाती है और हमारा काम बाधित हो जाता है। फिर जो रेजिडेंट्स भी आपके यहाँ पे काम कराने आते होंगे वो आपसे झगड़ते होंगे, कहते होंगे भाई कैसा काम कर रहे हैं आप, आए दिन आपका सिस्टम भी बंद रहता है। तो ऐसी समस्याओं को हम कैसे चेक करें और कैसे हम उसका निदान कर सकते हैं अपने एंड से ही, क्योंकि आपके सपोर्ट के लिए हमारे जिले के जनपद स्तर पे डिस्ट्रिक्ट टीम है और यहाँ पे भी स्टेट में हम लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट देते हैं अगर कोई भी आपको टेक्निकल इश्यूज आते हैं। अब चूंकि एक लंबे नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स पे आप लोग काम कर रहे हो और केवल हमारे आधार यूसीएल बीएलई ही काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आधार का इकोसिस्टम या आधार सॉफ्टवेयर है और उसके बाद जो सर्वर है उस पर जितनी भी रजिस्ट्रार और एजेंसीज हैं, और आधार एक बड़े लंबे स्तर पे यूज किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है, तो ऑथेंटिकेशन का जो आधार का सर्वर है वो एक ही प्लेटफॉर्म है और उसी पे सब हिट करते हैं। तो एक ट्रैफिक का भी कभी कभी रहता है कि आधार सर्वर पे लोड होने की वजह से कुछ इश्यूज आते हैं, लेकिन जो हमारे एंड से चीजें हैं कि हमारे एंड से कोई चीज तो खराब नहीं है, तो उसको कैसे चेक करें, तो उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग से ही बोला हुआ है कि जितने भी हमारे आधार यूसीएल बीएलईज हैं जो आधार सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वो अपने हार्डवेयर को प्रॉपर रखें। हार्डवेयर प्रॉपर रखने का मतलब हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन, जो स्पेसिफिकेशन बताई हुई है लैपटॉप्स की, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत ही आप अपने लैपटॉप को यूज करें। अपने लैपटॉप में जो विंडो आप यूज कर रहे हैं, विंडो 10 यूज कर रहे हैं या विंडो 11 यूज कर रहे हैं, तो उसके विंडो अपडेट्स को आप ऑफ रखें। कई बार क्या होता है, आप आधार सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आप शाम को काम करके बंद करके जाते हो घर, और अगले दिन आप जब लैपटॉप ऑन करते हो तो आपका लैपटॉप विंडो अपडेट मांगने लगता है। जब आपका विंडो अपडेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, आपका आधार सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर सकता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप विंडो अपडेट है या जो फायरवॉल है उसको आप उसके अपडेट्स को ऑफ रखें, जिससे कि आपके आधार यूजुअल सॉफ्टवेयर पे किसी भी तरह का कोई भी समस्या ना आए। तो सबसे पहली चीज तो बेसिक बात हो गई कि आपको अपना आधार लैपटॉप की जो विंडो अपडेट्स हैं या फायरवॉल है उसको ऑफ रखना है। दूसरा, प्रतिदिन आप जब काम करते हो तो सबसे पहले काम करने से पहले आप चेक कर लें कि आपके सिस्टम का जो टाइम जोन है, टाइम जोन, आप, हम चूंकि इंडिया में रह रहे हैं तो हम जनरली अपना जो सिस्टम का टाइम जोन है जो भी यूज करते हैं हम, तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई टाइम जोन रहता है, और उसके एज पर ये टाइम जोन जो करंट टाइमिंग इंटरनेट की रहती है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, चूंकि हम यूपी में काम कर रहे हैं, यूपी क्या पूरा इंडिया में ही लगभग टाइम जो है वो एक ही सर्वर रहता है, इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, तो आप अपने सिस्टम का जो टाइम जोन के साथ साथ अपने सिस्टम का टाइम चेक कर लें। अगर आपके सिस्टम का टाइम कुछ भी 1-2 मिनट आगे या पीछे है
आप अपने मोबाइल से, क्योंकि अभी आप सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो आपके मोबाइल में इंटरनेट से टाइम सिंक रहता है। तो आप चेक कर लो कि आपके मोबाइल में जो के सिस्टम में भी वही टाइम है। अगर उस टाइम में आपको कुछ एक मिनट का अंतर लग रहा है, तो प्लीज आप सिस्टम के अपने लैपटॉप के टाइम सेटिंग में जाइए और उसको इंटरनेट से सिंक कर लीजिए, इंटरनेट टाइम जोन से सिंक कर लीजिए। तो आपका जो टाइम है वो एग्जैक्ट जो है, क्योंकि जो आधार सर्वर है वो आधार सर्वर इंटरनेट टाइम जोन से मैच टाइम रहता है तभी वर्क करेगा। अगर आपका टाइम 1-2 मिनट भी पीछे रहेगा तो फिर आपका ऑपरेटर सिंक नहीं होगा और आपको मैसेज दिखाई देगा ऑपरेटर सिंक फेल्ड। मैं आपको स्क्रीन भी दिखाने जा रहा हूँ, इस तरह से आपको मैसेज कई बार दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो टाइम जोन है, मतलब आपके लैपटॉप का टाइम, क्या आपके जो इंटरनेट स्टैंडर्ड टाइम है उससे मैच हो रहा है। अगर नहीं है तो आप प्लीज सबसे पहले उसको चेक करिए और उसको सिंक करके आप मैच करिए, आपका टाइम लैपटॉप को मैच होना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी स्टैटिक आईपी, आप जिस स्टैटिक आईपी को आपने हम लोगों के साथ में शेयर किया होगा, जो आपकी वाइट लिस्टेड स्टैटिक आईपी है, आप गूगल पे जाके गूगल क्रोम में या फिर वेब ब्राउजर जो भी यूज कर रहे हैं, आप वहां पे लिखिए व्हाट इज माई आईपी। तो गूगल पे जब आप व्हाट इज माई आईपी सर्च करेंगे तो आपको अपने सिस्टम में जो आपके आईपी करंट टाइम में आप यूज कर रहे हो, जिससे आपका इंटरनेट चल रहा है, वो आपको प्रदर्शित होगी। आपको जो स्टैटिक आईपी आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रही है, आप इस चीज को चेक करिए, क्या आपने जब वेंडर से, जिस भी आईएसपी से आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया था, तो उस टाइम पे जो उसने आपको आईपी प्रोवाइड कराई थी, क्या सिस्टम पे आज की डेट में भी वही आईपी आ रही है। जो आपकी व्हाइट लिस्टेड आईपी है, आपके सिस्टम की स्क्रीन पे अगर वही आईपी दिख रही है तो फिर कोई इशू नहीं है, मतलब आपका इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, आपका इंटरनेट प्रॉपर वर्क कर रहा है, आपके सिस्टम में वही आईपी है जो आपने व्हाइट लिस्ट कराई थी। अल्टिल अनलेस अगर कोई भी किसी वजह से आपकी आईपी चेंज नहीं हुई है, तो आपको इंटरनेट की वजह से फेल टू सिंक ऑपरेटर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इन केस वेंडर की तरफ से आईपी चेंज हो गई, कुछ बीएलईज बोलते हैं नहीं सर हमने आईपी चेंज नहीं कराई है, तो आप चेक करें। अगर वहां पे चेंज दिख रही है आपको आईपी, आपने जो स्टार्टिंग में हम लोगों के साथ शेयर की थी, स्क्रीन पे कुछ और आ रही है, तो तुरंत आप अपने वेंडर से बात करें और वेंडर को अवगत कराएं। क्योंकि आपने उससे स्टैटिक आईपी का कनेक्शन लिया है, तो फिर आईपी कैसे चेंज हो गई। हो सकता है वेंडर के एंड से कुछ चेंजेस किए गए हों, इसलिए आपकी आईपी चेंज हो गई है। वेंडर से आप कंसल्ट करेंगे, अगर वेंडर आपका जो आईपी आपकी पहले थी उसको दोबारा से आपको प्रोवाइड करा देगा और आपके सिस्टम पे वही आईपी आ जाएगी, तो आपका फेल टू सिंक ऑपरेटर की समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इन केस अगर वेंडर बोलता है कि हाँ कुछ वजह थी इस वजह से मेरी तरफ से आईपी चेंज हो गई है, आपने, हो सकता है कई बार आप लोग रिन्यूअल कराते हो आईपी का, क्योंकि ईयरली आप लोगों को कुछ ना कुछ स्टैटिक आईपी का चार्जेस देने होते होंगे। तो कई बार जब आईपी का आप रिन्यूअल कराते हो, जो भी उसका ईयरली प्लान है आपने ले रखा है, उस ईयरली प्लान के या मंथली प्लान के अकॉर्डिंग साल में एक बार जो स्टैटिक आईपी के चार्जेस जाते हैं, तो हो सकता है उस रिन्यूअल के टाइम पे उसकी तरफ से आईपी चेंज कर दी गई हो और आपको बताया नहीं उसने, तो आपको आईपी चेक कर लेनी है इस केस में, अगर आपका फेल टू सिंक ऑपरेटर आता है विद सर्वर लिख के। ठीक है। अगर वेंडर बोलता है कि मैं वही आईपी दे रहा हूँ या मैं अपनी तरफ से आईपी चेंज नहीं कर पाऊंगा, आपको इसी आईपी पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको उसी आईपी पे काम करना पड़ेगा जो चेंज हो गई है, तो फिर आप हमें स्टैटिक आईपी जो चेंज आपकी हो गई है उसको व्हाइट लिस्ट कराने के लिए हमारे साथ में शेयर करेंगे और हम आपकी आईपी दोबारा से व्हाइट लिस्ट कराएंगे, आपकी मदद करेंगे इस केस में। यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी चीज देखने वाली ये है कि फेल टू सिंक ऑपरेटर विद सर्वर, और एक आपको स्क्रीन कई बार दिखाई देगी फेल टू सिंक ऑपरेटर ड्यू टू नेटवर्क एरर। अगर नेटवर्क एरर लिख के आ रहा है, जो एरर टाइप है, दो तरह के एरर टाइप आते हैं जब आपका ऑपरेटर सिंक होना बंद हो जाएगा। एक तो आपको दिखाई देगा कि फेल टू सिंक ऑपरेटर ड्यू नेटवर्क एरर, और एक दिखाई देगी आपकी स्क्रीन सीधा सिंपल सा लिख के आएगा फेल टू सिंक ऑपरेटर विद सर्वर। विद सर्वर वाले केस में आपको आईपी चेक करनी है कि आईपी चेंजेस तो नहीं हुए हैं कुछ किसी तरह से, और अगर आपको ड्यू टू नेटवर्क एरर लिख के आ रहा है तो उस केस में आपको चेक करना है, हो सकता है आपकी विंडो अपडेट हुई होगी, विंडो अपडेट हुआ है या किसी तरह का आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट हुआ है। कई बार वर्जन अपडेट होता है, तो वर्जन अपडेट होने पर भी आपको ड्यू टू नेटवर्क इशू आपको लिख के आएगा और फेल टू सिंक ऑपरेटर दिखाई देगा, आपको आपका ऑपरेटर सिंक होना बंद हो जाएगा। तो इस केस में आपको सिंपल से क्या करना है, प्रॉक्सी फाइल
जिस प्रकार आप लोगों ने जब आप अपनी मशीन रजिस्टर फर्स्ट टाइम कराई होगी तो उस समय आपने प्रॉक्सी फाइल को, जो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में जाके CONF नाम से फोल्डर होता है, उसके अंदर प्रॉक्सी डॉट प्रॉपर्टीज नाम से एक फाइल रहती है, उसको रिप्लेस कराते हैं हम फर्स्ट टाइम में। क्योंकि आप लोग स्टैटिक आईपी, एक व्हाइट लिस्टेड आईपी पे काम कर रहे हो, तो उसको जो प्रॉक्सी सर्वर है उससे आपको जो एक प्रॉक्सी फाइल शेयर की गई है, उसको जब तक आप रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक आप काम नहीं कर पाते हो। तो वहां पे आपको जाके सिंपल सा जो प्रॉक्सी फाइल हम लोगों के द्वारा CSC नेटवर्क के द्वारा आपको शेयर की गई है, उस आईपी को रिप्लेस करा देना है। जब आप वो आईपी रिप्लेस कर दोगे तो आपकी जो मशीन है, फेल टू सिंक ऑपरेटर डिटेल ड्यू टू नेटवर्क इशू के कारण सिंक नहीं हो रही थी, वो सिंक होना शुरू हो जाएगी। तो दो तरह के ऑपरेटर सिंक करते समय एरर्स आते हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि आपने अपना लैपटॉप चेंज किया, हमसे नया लैपटॉप रजिस्टर कराया है, या आपने फर्स्ट टाइम भी लैपटॉप रजिस्टर कराया है और इन केस आपका L2 प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, तब भी आपको जो ये फर्स्ट वाली स्कीन है, फेल टू सिंक ऑपरेटर विद सर्वर, ये स्कीन आपको प्राप्त होगी। तो फेल टू सिंक ऑपरेटर जो स्कीन आती है उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। या तो आपका जो सिस्टम का टाइम है वो आपका कुछ जो है वेरी कर रहा है इंटरनेट टाइम जोन से, हो सकता है। कई बार हम लोग चेक करते हैं तो कई बार सिस्टम के टाइम जो है आगे भी चल रहे होते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में बात करें अभी तो 4:16 है, 4:16 होना चाहिए, तो हम लोग जब रिमोट पे देखते हैं तो वहां पे 4:20 हो रहा होता है। तो प्लीज आपको टाइम चेक कर लेना है। तो ये पहला रीजन हो सकता है ऑपरेटर सिंक न होने में। दूसरा रीजन, आपकी जो प्रॉक्सी फाइल वाला जो एरर मैंने आपको बताया, ये अगर प्रॉक्सी फाइल आपकी काम करना बंद कर दी है तो वहां पे आपको नेटवर्क इशू लिख के आएगा। कुछ BLE थोड़े जो BLE नॉलेज रखते हैं कुछ आधार से, तो वो कई बार बोलते हैं कि सर प्रॉक्सी रिप्लेस कर दीजिए, हमारा ऑपरेटर सिंक नहीं हो रहा है। तो प्रॉक्सी वाला जो इशू है वो किस टाइम पे होना है, जब नेटवर्क इशू लिख के आएगा। ठीक है। और अगर L1 के बाद में आपकी मशीन रजिस्टर हुई थी, L2 प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको ये विंडो प्राप्त होगी। उस केस में भी आपका ऑपरेटर सिंक नहीं होता है। तो आप लोगों को कई बार हम लोग जब आपका L1 होता है तो मेल करते हैं कि आपका L2 प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है, आप प्लीज अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है। तो अगर उसके बावजूद भी आपको ऑपरेटर सिंक नहीं होता है तो प्लीज हम लोग के साथ में चेक कराएं। पहले जो चीजें मैंने बेसिक सी चीजें बताई उस चीज को चेक कर ले, अगर वो चीजें ठीक हैं तो फिर हम लोगों को रिमोट पे चेक कराएं। हो सकता है जो आपकी मैक आईडी और आपकी स्टेशन आईडी, क्योंकि जो L2 है, L2 प्रोसेस में मैक आईडी और आपकी स्टेशन आईडी को मैप किया जाता है आधार सर्वर से, उस समय पे कुछ एक अगर चेंजेस रहे होंगे तो सक्सेसफुल कई बार जो है नहीं हो पाता है, तो उस वजह से भी आपकी मशीन सिंक नहीं होगी। तो प्लीज इस चीज को चेक करा लेंगे। इसके आगे एक एरर नॉर्मली हम लोग ने देखा है, कई बार आता है, आप लोगों को फेस करना पड़ता है कि आप लोग काम कर रहे होते हो और आप कल शाम तक आपने काम किया, और या कई बार आप दिन में ही काम कर रहे थे, एक बार आपका क्लाइंट बंद हुआ और दोबारा से आपने क्लाइंट खोला तो आपको लिख के आएगा योर क्लाइंट हैज बीन इज ब्लॉक फॉर एनरोलमेंट। इसका मतलब सिंपल सा ये है, इसमें लिख के भी आता है कि कई बार आप लोग आधार सर्वर पे, आधार सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो आधार सॉफ्टवेयर पे हम लोग हमेशा मना करते हैं कि आधार सॉफ्टवेयर अगर आपका खुला हुआ है, ओपन है उसकी विंडो, आपने लॉगिन किया हुआ है, आप बैकएंड से कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल या इंस्टॉल कर रहे हो, कई बार प्रिंटर का आप ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, या आप किसी भी आपकी आयरिस डिवाइस काम करना बंद कर दी तो उस समय आप इंस्टॉल कर रहे हैं, या आप फिंगरप्रिंट डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हैं, या कोई भी और भी सॉफ्टवेयर या डिवाइस को आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उस टाइम में अगर किसी भी तरह का कुछ चेंज मशीन कोड से संबंधित होगा, उसी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस अगर हार्डवेयर में होगा, तो आप दोबारा, या फिर आपका जो क्लाइंट है हैंग हो गया उस बीच, जिस टाइम पे आप किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे, अगर आपका क्लाइंट हैंग होता है और दोबारा से आप उसको री लॉग इन करते हैं तो ये विंडो आपको दिखाई देती है कई बार, योर क्लाइंट इज ब्लॉक फॉर एनरोलमेंट। इसीलिए कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें या कोई भी हार्डवेयर आप अपने सिस्टम में प्रिंटर या कोई डिवाइस इंस्टॉल करें, तो प्लीज उस समय पे आप अपना जो सॉफ्टवेयर है आधार का, उसको क्लोज करने के बाद ही करें। सॉफ्टवेयर जब आपको ओपन है तो उस टाइम पे किसी भी तरह का कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से संबंधित चेंजेस अपने आधार वाले लैपटॉप में ना करें, क्योंकि अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस हो जाएगा तो आपका क्लाइंट ब्लॉक हो जाएगा और फिर आप काम नहीं कर पाओगे। इसका सॉल्यूशन आपको
उसको क्या करना है, सिंपल सा आधार की जो सर्विसेज हैं, 4 सर्विसेज होती हैं। आधार ओटीए सर्विस है, आधार QSSITV सर्विसेज है, आधार मल्टीपल सर्विसेज होती है, आधार बीडीएम से संबंधित जो सर्विसेज हैं, वो चारों सर्विसेज को आपको स्टॉप करके स्टार्ट करना है और अपना लैपटॉप शट डाउन करके दोबारा से ऑन करना है, रीस्टार्ट करना है। इस केस में पहला जो सजेशन है कि आप लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे तो ये चल जाएगा। इन केस अगर फिर भी नहीं चलता है तो फिर इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी है कि आपके सिस्टम की मैक आईडी चेंज हुई है। मैक आईडी का मतलब मशीन आईडी, कोई भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो उसकी एक अपनी एक यूनिक एक मशीन आईडी होती है, जो कि आपका जो सीपीयू आप यूज कर रहे हो, मदरबोर्ड यूज करते हैं, उससे सीधे डायरेक्ट लिंक रहती है, उससे उसको कोरिलेट किया जाता है। अगर उसमें किसी भी तरह का मैक आईडी में कोई चेंजेस हो गए आपके, तो फिर आपका क्लाइंट जो है वो काम नहीं करेगा। आपको फिर हम लोगों से संपर्क करना होगा, हम आपको बताएंगे कि उस केस में क्या करना है। मशीन उस केस में दोबारा से आपको रजिस्टर करानी होगी। अगर मैक आईडी आपकी नहीं रीस्टोर हो रही है, इस केस में आप ये भी कर सकते हो, आप अपने सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज अपने विंडोज में सिक्योरिटी ऑप्शंस में जाके उसको रीस्टोर करेंगे, तो रीस्टोर करने पे आपकी मैक आईडी दोबारा से जो प्रॉपर्टीज आपके लास्ट कॉन्फ़िगरेशन थी उसको रीस्टोर कर लेता है सिस्टम, और उस पर वो रिटेन हो जाता है, फिर उसके बाद में आप काम कर पाते हैं। तो क्लाइंट ब्लॉक होने के रीजन मैंने आपको बताया कि क्या है। आप कई बार काम कर रहे होते हो, आपका सिस्टम एक साथ हैंग हो जाता है, हैंग होने पे आप कुछ भी करते हो, डायरेक्ट बंद कर देते हो लैपटॉप। कई बार लैपटॉप डायरेक्ट शट डाउन, जो नॉर्मली हमको क्या बताया गया भाई, हम लोग जब भी अपना लैपटॉप है तो जो प्रोसेस है स्टार्ट पे जाते हैं और शट डाउन कमांड के थ्रू शट डाउन करना चाहिए हमेशा अपना सिस्टम को। हम कई बार डायरेक्ट बंद कर देते हैं, या फिर आपके लैपटॉप में बैटरी बैकअप नहीं है तो लाइट से आप डायरेक्ट चला रहे हो अडेप्टर के थ्रू, और लाइट जाने पे एक साथ शट डाउन हो गया और आपका क्लाइंट उसमें ओपन था। उस केस में भी जो है आपका क्लाइंट ब्लॉक हो सकता है आधार, और आप एनरोलमेंट करने में असमर्थ रहेंगे। क्लाइंट ब्लॉक ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड शटडाउन, किसी भी तरह का अनएक्सपेक्टेड शटडाउन मतलब आप जो नॉर्मल है प्रोसेस उसके थ्रू ना करके आपने डायरेक्ट बंद कर दिया या डायरेक्ट बंद हो गया आपका सिस्टम। हार्डवेयर चेंजेस कोई भी हो सकता है, आपने हार्डवेयर को इंस्टॉल किया, सॉफ्टवेयर आपने डाला, उसमें भी हो सकता है। कई बार आप लोग मदरबोर्ड जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना लेके जाते हो और उसको सर्विस कराने के लिए एजेंसी, जो भी आपका कोई वेंडर है या फिर दुकान है, तो उस समय पे भी अगर उसने कुछ चेंजेस किए आपके मदरबोर्ड में, कुछ चिप लेवल से कोई भी आपकी जो उसने रिपेयरिंग की है, तो उस केस में भी आपका क्लाइंट ब्लॉक हो जाएगी, आपकी मैक आईडी चेंज हो जाएगी। तो प्लीज आधार सॉफ्टवेयर, जैसे लैपटॉप में आप आधार सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा आप चूंकि इस ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जो कि बड़ा ही सेंसिटिव है, इसके अपने सिक्योरिटी फीचर्स हैं, तो अननेसेसरी इसके साथ में आपको कोई भी चेंजेस इस तरह से नहीं करने हैं। और आधार सॉफ्टवेयर जिस लैपटॉप पे काम कर रहे हो आप उसमें आधार से संबंधित ही वर्क करें। अननेसेसरी जो कुछ एक ब्राउजर है या वेबसाइट्स हैं उनको विजिट ना करें, ठीक है, उनको ओपन ना करें अपने सिस्टम में। एक एरर और आता है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देखते हो कई बार आप लोग आप काम कर रहे हो, अगले दिन काम करने आए तो वहाँ पे आपने ऑपरेटर सिंक वाला पेज भी ओपन हो गया। ऑपरेटर सिंक पेज ओपन होने के बाद में ओटीपी आता है, ओटीपी डाल के आप लोग वेरीफाई करते हो, तो ओटीपी वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखाई देता है क्लाइंट एरर, सिंक ऑपरेटर सिंक फेल्ड ड्यू टू क्लाइंट एरर। इस केस में क्या करना है आपको, जो आपका आयरिस मंत्रा का ड्राइवर है, आप लोग आयरिस जो डिवाइस है वो जनरली सभी लोग हमारे जितने भी यूजुअल भाई हैं वो सब मंत्रा डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो आपको सिंपल से क्या करना है इस केस में, इन केस अगर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन वाले पेज पे ऑपरेटर सिंक फेल्ड ड्यू टू क्लाइंट एरर अगर आ रहा है, तो उसमें आपको आयरिस मंत्रा का ड्राइवर दोबारा से कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है। आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ से जो आप फेस कर रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएगी, आपको अननेसेसरी परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपका कार्य बाधित नहीं होगा। एक सबसे ज्यादा हम लोग के पास में क्वेरी आती है और आप लोग कॉल करते हो एक चीज के लिए, जिसमें मेजर जो हम लोग अभी पिछले कुछ एक समय से देख रहे हैं, या कई बार आप लोगों की विंडो अपडेट होता है या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट भी होता है, सॉफ्टवेयर के वर्जन जब भी अपडेट होते हैं, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में 173, 174, 175 पर भी कुछ हमारे यूजर भाई हो सकता है काम कर रहे होंगे, तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता है, आपका जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या विंडो अपडेट हुई, या जो चेंजेस मैं अभी पिछले उसमें बता रहा था कि अनएक्सपेक्टेड शटडाउन,
किसी भी वजह से कोई भी रीजन हो सकता है, या कई बार जो टाइम जोन की मैं प्रॉब्लम बता रहा था उसकी वजह से भी आपका क्लाइंट जो है ऑटो हाइड होना शुरू हो जाता है। मतलब जो लॉगिन पेज है आपका, आप जो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट आपके डेस्कटॉप पे रहता है, आप उसको डबल क्लिक करते हो तो ओपन करने के बाद में आपका यूजर नेम डालने वाली विंडो आती है नॉर्मली जब आप काम कर रहे होते हो। लेकिन आपने जब डबल क्लिक किया तो आपकी वो विंडो नहीं आ रही है, लॉगिन पेज नहीं आ रहा है। क्या हो जा रहा है, बस पेज आता है, थोड़ी देर खुलेगा और बंद हो जाता है, या पेज आपके सामने बस दिखता है सेटिंग अप ट्रांसलेशन इस तरह से लिख के आता रहता है बस, लेकिन लॉगिन पेज नहीं आता जिसमें कि आप अपनी यूजर आईडी डालते हो, अपनी ऑपरेटर आईडी डाल के लॉगिन करते हो। तो ऑटो हेड या पेज ना खुलने पर आपको क्या करना है उस केस में, आपको सिंपल सा, देखिए मैं जो ये प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, आप जितने भी हमारे बीएलई भाई हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि बहुत समय से काम कर रहे हैं, वो इतने यूजर फ्रेंडली हैं सॉफ्टवेयर के प्रति, ये वाला जो स्टेप बता रहा हूँ बाकी मैंने बताए आपको वो नॉर्मल है, आप कर सकते हो उनको चेक। लेकिन ये जो मैं आपको थोड़ा सा अभी बताने जा रहा हूँ इसमें थोड़ी सी कुछ टेक्निकलिटी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है आपके आधार सॉफ्टवेयर में कुछ और भी इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस केस में अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑटो हाइड हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो इस वाले प्रोसेस को रिक्वेस्ट रहेगी सभी बीएलई भाई से, आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लें तभी कर पाए। अननेसेसरी आप इसको ट्राई नहीं करेंगे ज्यादा। अगर अगर आपने ये एक बार प्रोसेस फॉलो कर लिया उसके बाद भी नहीं हुआ तो प्लीज हमारे जनपद में टीम है, डीएमडीसीज हैं, उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम, वो हमारे साथ में शेयर करेंगे, या हम लोगों के साथ में डायरेक्ट भी आप कॉल करते हो, हम लोग आपसे बात करते हैं, आपके साथ में टच में रहते हैं, तो हमारे साथ में शेयर करें अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑटो हाइड हो रहा है, या अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ में संपर्क करें। बाकी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ तो इस प्रोसेस को समझ लें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है। इसके लिए आपको आधार एनरोलमेंट क्लाइंट जो कि सी ड्राइव में आपके रहता है उसमें आपको जाने से पहले सबसे पहले आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाके, क्योंकि जो भी आधार पे काम कर रहे हैं हमारे बीएलई भाई सब अवेयर हैं कि सर्विस कहाँ से ओपन की जाती है। आप स्टार्ट पे जाते हो, वहां जाके सर्विस लिखते हो, सर्विस लिखने के बाद में आपको इस तरह से एक विंडो प्राप्त होती है जिसमें कि आपको आधार से संबंधित स्टार्टिंग में 4 सर्विसेज मिलती हैं, दिखाई देगी आपको। आधार एनरोलमेंट क्लाइंट सर्विस, आधार मल्टीपल डिवाइस, आधार क्यूएसएसआई टीवी और आधार ओटीए सर्विस भी होती है। यहाँ पे जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आधार ओटीए सर्विस नहीं दिख रही है, लेकिन आधार ओटीए सर्विस भी रहती है। यहाँ पे आपको सबसे जो अहम बात है इस केस में क्या करना है, आधार क्यूएसएसआई टीवी जो सर्विस है उसको स्टॉप करना है। नॉर्मली आपको स्टार्ट मिलेगी वो सर्विस, आपको यहाँ पे जाके स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट दिखने लगेगा आपको, यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ स्टार्ट दिखेगा, तो आपको स्टार्ट नहीं करना है, स्टॉप करना है। और स्टॉप करने के बाद आपको सी ड्राइव में जाना है। आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में आपको डेटा नाम से फोल्डर मिलेगा, डेटा के अंदर आपको एलबीएस फोल्डर मिलेगा, ठीक है। एलबीएस फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, एलबीएस फोल्डर को वहीं पे कॉपी करके पेस्ट कमांड देनी है। जब आप कॉपी करके पेस्ट कमांड देते हो तो ये इस तरह से डेटा नाम से फोल्डर आपको मिलेगा। इसके अंदर आरजीब ये सारी फाइल्स रहती हैं, इंपोर्ट फाइल रहती है, एलबीएस रहती है, पैकेट है, स्टेशन है, जो भी आप पैकेट्स क्रिएट करते हो वो पैकेट वाले जो फोल्डर आ रहा है उसके अंदर रहते हैं, सेव रहते हैं वो आपके क्लाइंट में। तो यहाँ पे आपको एलबीएस नाम से जो फोल्डर मिलेगा उस फोल्डर को कॉपी करके वहीं पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद में आपको एलबीएस डैश कॉपी नाम से एक फोल्डर नजर आएगा, और एलबीएस डैश कॉपी नाम से जो फोल्डर आएगा उसको सिंपल से आपको एलबीएस डैश ओल्ड नाम से रिनेम करना है। जैसे मैंने जो स्क्रीन आपको शो की है यहाँ पे मैं इस चीज को कर चुका हूँ, इसलिए आपको एलबीएस डैश ओल्ड दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, ऑटो हाइड होने पे एलबीएस नाम से एक फोल्डर होगा, उस एलबीएस फोल्डर को कॉपी करके वहीं पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट जब करते हैं तो उसकी कॉपी एक क्रिएट हो जाती है। क्या फोल्डर क्रिएट होगा, एलबीएस डैश कॉपी नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा। एलबीएस डैश कॉपी नाम के फोल्डर को आपको एलबीएस डैश ओल्ड नाम से सिंपल सा कॉपी को ओल्ड से रिप्लेस करना है, ठीक है। कॉपी को आपने ओल्ड से जब रिप्लेस करते हैं तो एलबीएस डैश ओल्ड नाम से एक फोल्डर आपको दिखाई देने लगेगा। अब जो एलबीएस नाम का फोल्डर जो आपका ओरिजिनल फोल्डर था एलबीएस, उस एलबीएस के अंदर आपको कुछ एक फाइल मिलेंगी, उस फाइल को आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देना है। और फिर से आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाके आपको जो हमने स्टॉप की थी सर्विस
आधार QSSID सर्विसेज, वो सर्विसेज को आपको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद में आप अपना डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको 2-3 बार राइट क्लिक करके अपना रिफ्रेश क्लिक करना है, जैसे कि नॉर्मली करते हैं, कोई भी आप चेंजेस करते हो तो डेस्कटॉप पे जाके रिफ्रेश कर लेंगे अपना विंडो को। जब आपकी रिफ्रेश हो जाएगी विंडो, उसके बाद आपको आधार एनरोलमेंट क्लाइंट पे डबल क्लिक करके ओपन करना है। आपका क्लाइंट ओपन होने लगेगा। अगर ऑटो हाइड की समस्या आती है तो इस केस में आपको ये प्रक्रिया फॉलो करनी है। इस प्रक्रिया में थोड़ी सी कुछ एक टेक्निकलिटी है, इस प्रोसेस को समझने में हो सकता है कुछ बीएलई भाई या कुछ ऑपरेटर्स को समस्या हो सकती है। जिनको मैंने ये प्रोसेस समझाया, समझ में आ गया है, इसका प्रोसेस मैनुअल आपको हमने शेयर किया था, हम शेयर कर देंगे दोबारा से कि किस तरह से करना है इसको। तो ये एक आम बात है, ये प्रॉब्लम बहुत आती है हम लोगों के पास में। प्रतिदिन आप समझने की कोशिश करिए, जितने भी हमारे आधार ऑपरेटर काम कर रहे हैं, 10 से 15 केसेस नॉर्मली इस तरह से हमारे पास आते हैं। और पता नहीं कितने हमारे ऑपरेटर भाई ऐसे हैं जिनको ये समस्या आती है, वो परेशान रहते होंगे, कई बार खुलता है नहीं खुलता है। तो इसलिए मैंने इस प्रोसेस को आपको बताया कि आपका अननेसेसरी काम बंद ना हो, आपको ज्यादा कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा, कहीं कॉल नहीं करनी है। आप कुछ एक बेसिक जानकारी, आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, अगर आप उससे संबंधित बेसिक जानकारी रखेंगे तो आपको अननेसेसरी परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपके रेजिडेंट परेशान नहीं होंगे। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो एक बड़ा ही लोगों की सर्विस वाला, सिटीजन को सर्विस दे रहे हैं आप। अगर छोटी छोटी चीजों पे आपका काम बंद हो जाएगा, जो इनकी आप खुद भी अपने आप से चेक करके चीजों को सही कर सकते थे, तो अननेसेसरी आपके रेजिडेंट परेशान होंगे। रेजिडेंट परेशान होंगे, वापस जाएंगे। और एक बार कोई रेजिडेंट अगर 2-3 बार वापस चला जाता है, कोई रेजिडेंट आया, आपने बोला कल आ जाइए, कल आया तो कल भी काम नहीं हुआ, 2 दिन बाद आता है तो 2 दिन बाद फिर काम नहीं होता है उसका, तो फिर उस केस में क्या होता है ना, आप फेस वैल्यू खराब होती है, फुटफॉल खराब होगा। आपके यहाँ पे जो लोग काम कराने आ रहे हैं वो जाके 2 लोगों को और ही बताएंगे, भैया वहां जाते हैं उनका हमेशा सिस्टम खराब ही रहता है। तो प्लीज थोड़ा सा अपनी नॉलेज को हम अपडेट रखें, चीजों को समझ के काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को विश्वास हमारा बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो कुछ एक पॉइंट्स हमने आपको बताए, उसका थोड़ा सा बताने का पर्पज यही था। हम लोग बाकी आपको चीजें बताते रहते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी अपडेट्स आते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे, वो ग्रुप्स में आपको बताते रहते हैं, जो भी नई नई चीजें आती हैं आपके साथ में हम शेयर करते हैं। और प्लीज थोड़ा विजिलेंट रहें, आपके आसपास कोई भी अगर दिखता है कि भी गलत तरीके से कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आधार यूसीएल, आधार संशोधन अगर प्रॉपर बात करें और यूसीएल की बात करें, तो यूसीएल सॉफ्टवेयर पे केवल हमारे जो सीएससी बीएलई हैं, और सीएससी बीएलई भी वो जो बैंक बीसी हैं, और बैंक बीसी में भी जिसको हमने काम दिया है, जो ऑथराइज है, जिनका मशीन हमने लैपटॉप रजिस्टर किया है, जो ऑथराइज है सीएससी की तरफ से यूसीएल पे काम करने के लिए, तो यूसीएल सॉफ्टवेयर केवल उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। अगर आपको कुछ भी लगता है आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ना सीएससी है ना बीसी है, और किसी भी दूसरी तरीके से या किसी भी गलत तरीके से कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, और या फिर आपको कोई भी इंसिस्ट कर रहा है ऐसा कुछ काम करने के लिए कि आप ये कर लीजिए, है, या आपको कुछ लोभन दे रहा है कि नहीं आप जो है ऐसे हमारे साथ काम कर लीजिए, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, तो प्लीज कोई भी किसी भी तरह का कोई बाईपास सिस्टम यूज ना करें, ना उसका पार्ट बने। और प्लीज अगर कोई अभी आपके नॉलेज में ऐसी चीजें आती हैं तो हमारे जनपद पे डीसीडीएम्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम है, उनके साथ शेयर करें तुरंत, या हमारे साथ में शेयर करें। हमारे नंबर्स आप लोगों के साथ में, मेरा नंबर भी आप सभी बीएलई भाई के पास है, तो प्लीज हम लोग के साथ में शेयर करें। क्योंकि सीएससी ने आधार के साथ में बड़े लेवल पे काम किया है, और हम लोग लगभग 8 से 9 साल से ज्यादा हो गए, लगभग 10 साल होने का है, आधार सर्विस के साथ में जुड़े हुए हैं। यूआईडी अथॉरिटी के द्वारा हमको ये काम, बीच में कुछ एक चीजें दिक्कत परेशानी आई तो दोबारा हमको काम दिया गया, क्योंकि विश्वास है सीएससी और हमारे जो बीएलई भाई हैं उनके साथ में एक विश्वास वाला पार्ट जुड़ा हुआ है। तो प्लीज हमारी जिम्मेदारी है इस विश्वास को बनाए रखना, जो कि हमें सरकार अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, जो जिम्मेदारी से हमें काम करना है, और किसी भी रेजिडेंट से उसको मिसगाइड नहीं करना है और ओवर चार्जिंग नहीं करनी है। जो भी निर्धारित शुल्क है, प्लीज 50 रुपए शुल्क है। आधार संशोधन से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी संशोधन करते हैं आप, उसका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं,
अभी डॉक्यूमेंट अपडेट की सर्विस भी रिसेंटली ऐड ऑन हुई है, तो आधार डॉक्यूमेंट अपडेट पे भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो इन सभी सर्विसेज का एक फिक्स चार्ज 50 रुपए निर्धारित शुल्क है, वही आपको लेना है। ठीक है, मिसगाइड नहीं करना है किसी भी रेजिडेंट को कि हम आपको प्रिंट आउट भी करके दे रहे हैं, हम कुछ और भी बना के दे रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं जिस टाइम पे, आप उसी सर्विस को उसका चार्ज करें। आपने प्रिंट आउट अगर उसका निकाल के देना है, तो जब उसका आधार जनरेट हो जाएगा, रेजिडेंट दोबारा आपके पास आएगा चेक कराने और उसको इनकेस प्रिंट आउट निकलवाना है। तो जो प्रिंटिंग के चार्जेज हैं निर्धारित, उसके भी एक निर्धारित शुल्क है 30 रुपए। कलर कॉपी लेमिनेट करके आपको देनी होती है, तो वो चार्जेज आपको अलग लेने हैं। प्लीज डेमोग्राफिक अपडेट या डॉक्यूमेंट अपडेट से संबंधित जो 50 रुपए चार्ज है उसको कोरिलेट ना करें जो और सर्विसेज आप देते हो। चूंकि हमारे जितने भी एली भाई हैं, मल्टीपल सर्विस पे आप लोग काम करते हो। आप हो सकता है ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज दे रहे हो, आप बैंकिंग सर्विसेज पे भी काम कर रहे हो, या कुछ और भी आपने ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। तो रेजिडेंट जो भी आपके यहाँ आधार संशोधन का काम कराने आते हैं, स्पेशली आप उनको अच्छे से बताएं, समझाएं कि हमने जो चार्जेस लिए हैं आधार संशोधन का 50 रुपए ही है, वही लिया है। आपने अदर वर्क कराया है तो उसका एक अलग पार्ट है, वो अलग चार्जेज आपने दिए हैं, वो उसके चार्जेज हैं। ठीक है, किसी को अनजान व्यक्ति को अपना सॉफ्टवेयर या अपना लैपटॉप जो है एनीडेस्क पे ना दें, किसी अन्य बीएलई भाई को भी ना दें प्लीज। अगर आप नहीं जानते किसी भी एली भाई को या फिर किसी भी अनजान पर्सन को, कोई ग्रुप चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप कॉल आता है, तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें कि वो चीज ठीक है या नहीं है। अगर आपको कोई भी गलत तरीके से प्रलोभन देके कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तुरंत हम लोग के साथ में सूचित करें, उसको चेक करें, वेरीफाई कराएं कि ये नंबर ठीक है, इससे कॉल आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा लालच में आप लोग जो है अपना काम खराब ना करें प्लीज। अभी कुछ एक पिछले समय में मेजर चेंजेस हुए हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके, मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था। अभी चूंकि उस पर कई बार मैं लाइव सेशंस कर चुका हूँ, डॉक्यूमेंट की लिस्ट जब से नया साझा हुई है, उसमें आप पीओआई, पीओए, रिलेशनशिप के प्रूफ हैं, या डेट ऑफ बर्थ से संबंधित किसी को कुछ भी चेंजेस कराने हुआ करते थे, तो वो 4 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मेजर चेंजेस यूआईडीआई के द्वारा कर दिए गए हैं। प्लीज सभी हमारे जो भी बीएलई भाई, जो ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं आधार पे, आधार प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे, उनसे अनुरोध है कि उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट को जरूर देख लें। अननेसेसरी पुरानी लिस्ट पे अगर आप काम करते रहोगे, अब चूंकि जो डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे पेनल्टी है वो भी रिवाइज हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो पेनल्टी 25 रुपए पर पैकेट हुआ करती थी वो 1000 रुपए पर पैकेट हो चुकी है। तो प्लीज डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे आपकी पैकेट रिजेक्ट ना हो, इससे बचने के लिए आप जो यूआईडीआई के द्वारा डॉक्यूमेंट की लिस्ट शेयर की गई है अपडेटेड, उसको पढ़ लें, समझ लें। अननेसेसरी इस चीज को कंपेयर ना करें कि भाई दूसरा कोई व्यक्ति है वो इसको ले रहा है डॉक्यूमेंट को तो मैं भी ले लूं। हो सकता है वो गलती कर रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि आप जो गलती आज करते हो उसका इफेक्ट आपको तुरंत नजर नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट हो सकता है 2-3 दिन में आपको, तो आप ऑनलाइन चेक करोगे तो रिजेक्शन दिखेगा, उसका आपके सॉफ्टवेयर पे भी रिजेक्शन दिखेगा। लेकिन आपकी ऑपरेटर आईडी सस्पेंशन की बात करें तो उसमें जब यूआईडीआई उसकी क्यूसी करता है, क्योंकि अब आजकल जो क्यूसी है वो 100% होती है, जो आप डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो रेजिडेंट के, वो 100% चेक किए जा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे जब भी वो क्यूसी होगी, आपने जो पैकेट क्रिएट किया या जनरेट किया है उसकी जब क्यूसी होगी, और मंथली आपके जो रिजेक्शन काउंट हैं, जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है, उस क्राइटेरिया को अगर क्रॉस कर रहे होंगे, उस लिमिट को क्रॉस कर रहे होंगे कि नंबर ऑफ रिजेक्शन मंथ में इतने होने चाहिए थे और इस ऑपरेटर के नंबर ऑफ रिजेक्शन मंथ में इतने हो चुके हैं, तो फिर आपकी ऑपरेटर आईडी सस्पेंड होती है और उस सस्पेंशन के अगेंस्ट में नंबर ऑफ पैकेट के बिहाफ पे आपका जो भी प्रोपोर्शन में जो उसकी पेनल्टी है एज पर क्लॉज वो लगेगी। और जो पेनल्टी मैंने जैसा कि बताया कि 25 रुपए हुआ करती थी वो 1000 रुपए हो चुकी है। तो अभी तक पेनल्टीज आप लोग देखते हो कि जो डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे आप लोगों को बहुत कम दिखती होगी, तो वो पेनल्टी, हैवी पेनल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है आने वाले समय में इन फ्यूचर। तो प्लीज सभी ऑपरेटर, सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट सजेस्टेड हैं, अपडेटेड लिस्ट यूआईडीआई के द्वारा जारी की गई है, उसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। कुछ समझने में दिक्कत है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो, मैंने कई बार उसके लाइव सेशन भी किए हुए हैं, और आपके साथ में बीसी भी हम आए दिन करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है,
कि कुछ इस डॉक्यूमेंट में पहले क्या था अब नहीं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, आज की डेट में अगर हम बात करें, एक यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि आप लोगों ने देखा कि पिछले 2-3 साल से हम लोग यूज कर रहे थे। ये ऐसे कोई रेजिडेंट जिनके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करता था, आईडी एड्रेस प्रूफ कुछ भी नहीं होता था, तो उनको भाई चूंकि आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लगभग 1100 से ज्यादा सर्विसेज हैं, 1100 से ज्यादा सर्विसेज हैं, सरकारी या गैर सरकारी, जिसपे कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यूज किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है। और इसके बिना अगर हम देखते हैं तो हम कोई भी सर्विस का लाभ लेने लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेदारी थी। तो ऐसे रेजिडेंट जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करता था, आईडी एड्रेस प्रूफ, रिलेशनशिप प्रूफ या बीओबी डीओबी से संबंधित, जन्म तिथि से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जारी किया गया यूआईडीआई के द्वारा कि भैया आप इस पे अपना जो भी गजिस्टर्ड ऑफिसर हैं, एमएलए एमपी हैं, या फिर सभासद हो गए, या फिर आप ग्राम प्रधान हैं, तो इस तरह के लोकल अथॉरिटीज जो होते हैं उनसे आप प्रमाणित करा के ले आते हो, तो आप अपना नया आधार भी बनवा सकते थे लोग, और अपना उसको आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों के रूप में यूज किया जाता था। लेकिन अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप कुछ एक एक्सेप्शनल केस को छोड़ के केवल एड्रेस प्रूफ के रूप में ही प्रयोग करेंगे। एक्सेप्शनल केस क्या है? एक्सेप्शनल केस भी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की गई है उसमें लिखा हुआ है क्लियर कट, जो ऑर्फन्स हैं, मतलब जो लोग अनाथालय में रह रहे होते हैं, शरणार्थी होते हैं या अनाथालय में रह रहे हैं, तो उस केस में जो है वहां के जो भी वार्डन है या फिर जो अथॉरिटी है उनके द्वारा अगर आईडी प्रूफ उनके लिए यूज किया जाएगा तो वो यूज कर सकते हैं आईडी प्रूफ में। नहीं तो अब जो जनरली यूज करते थे हम लोग आईडी प्रूफ में इस डॉक्यूमेंट को, तो वो यूज नहीं करना है आपको, केवल एड्रेस प्रूफ में आप इसको यूज कर सकते हैं। सर्टिफिकेट issued on UIDAI standard certificate format is acceptable as a proof of address only। प्लीज सभी ऑपरेटर्स इस चीज को करेक्ट कर लें, अगर वो इनकेस अभी भी इसको आईडी प्रूफ के रूप में ले रहे हैं तो प्लीज इसको अब नहीं लेना है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आप चेक कर सकते हो, कुछ एक एक्सेप्शनल केस जो मैं बता रहा हूँ 2-3 कैटेगरी है, उस केस में ही इसको यूज करना है। नॉर्मली जनरल रूप में जो हम लोग यूज करते थे, किसी का नाम संशोधन होना है, तो उसमें आपको यूज पीओआई के रूप में नहीं करना है, ये आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज अब नहीं होगा। ये मेजर चेंजेस हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं कुछ और बता देता हूँ। पैन कार्ड है, जैसे पैन कार्ड हम लोग पहले डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज करते थे, किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराना है तो पैन कार्ड यूज किया जाता था, लेकिन अब पैन कार्ड भी आप लोग यूज नहीं कर सकते। पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज नहीं होगा, केवल नाम में किसी भी तरह का कोई माइनर करेक्शन है तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं। तो सभी वीएलई भाई से अनुरोध है कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपनी नॉलेज को अपडेट रखिए, और अपने ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए जो चीजें बताई जा रही हैं समय समय पे आप लोगों को, हम लोग नई नई चीजें कुछ आती हैं, कुछ अमेंडमेंट होते हैं कुछ सर्कुलर में, तो वो भी आप लोगों को शेयर करते रहते हैं। जैसे अगर बात करें कि किस लेवल तक अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स या फिर कमियां हैं तो वो उस चीज को चला सकते हैं, उसके लिए भी मैंने लाइव सेशंस किए हैं कि नाम में कितना डिफरेंस रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल है, एड्रेस में कितना डिफरेंस रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल होता है। प्लीज जो सर्कुलर या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को शेयर किए जाते हैं समय समय पे, उनको आप चेक करें, उनको पढ़ें, रीड आउट करें, ठीक है। तो इन समस्याओं से आप समय रहते निदान पाएंगे और अपने ट्रांजेक्शन्स को भी बढ़ा पाएंगे। आपके यहाँ पे जो रेजिडेंट आते हैं उनके साथ में व्यवहार अच्छा रखें, उनको मिसगाइड ना करें, जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्कशीट वाला बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है कि मार्कशीट कौन सी ले ना ले, तो उसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपने देखा होगा मार्कशीट वाले केस में आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में कोई भी मार्कशीट जिसपे की फोटो लगा हुआ है, क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग लेते हो पहली कंडीशन तो ये है कि फोटो के साथ होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट। अगर विदाउट फोटो वाला कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो वो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मार्कशीट आप जो भी बोर्ड की द्वारा इशू की हुई मार्कशीट होती है उनको यूज कर सकते हैं, 10th-12th की जो भी या फिर अगर जो भी मार्कशीट रहती है आप उसको यूज कर सकते हो, बस उसमें कंडीशन ये है कि फोटो वाली मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है।
आजकल तो जितने भी मार्कशीट हैं वो सर्टिफिकेट कम मार्कशीट दोनों एक साथ आते तो उसको फोटो होता है। पहले लेकिन जो अगर बात करें 2000 या 2005 से पहले की जो भी मार्कशीट होंगी वो विदाउट फोटो रहती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज नहीं हो पाएगी वो। आपको किसी का नाम संशोधन करना है तो फोटो वाली ही मार्कशीट यूज करनी है। मार्कशीट में हम लोग डेट ऑफ बर्थ भी करेक्शन करते थे। डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए कंडीशनल कर दिया गया है। आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट जब देखेंगे तो वहां पे स्टार लगा रहता है कि आप जो डीओबी से संबंधित अगर मार्कशीट के बिहाफ पे जो भी करेक्शन करने हैं तो उस केस में बिलो 18 अगर कोई रेजिडेंट है तो उस केस में आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही यूज करना है। एबव 18 ईयर्स की अगर कोई मार्कशीट लेके आया है, मतलब 18 साल से एबव का कोई रेजिडेंट है और वो मार्कशीट यूज कर रहा है तो उस केस में आप डीओबी उसकी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन बिलो 18 है तो फिर आपको उसको रेजिडेंट को डेट ऑफ बर्थ के लिए ही डिमांड करनी है और वो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको उसको सजेस्ट करना है कि वो डेट ऑफ बर्थ लेकर आए। अभी पिछले कुछ एक समय से जो डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस पे हमने बहुत आपसे बातचीत की और बहुत इस पे चर्चा हुई है। इसको लेके यूआईडीआरओ हेडक्वार्टर सब जगह से जो है फॉलो हो रहा है, क्योंकि जिन रेजिडेंट के 10 साल से ज्यादा पुराने आधार कार्ड हो गए हैं ऐसे सभी रेजिडेंट को दोबारा से अपने आधार कार्ड अपडेट कराने की जरूरत है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की नीड्स होती है। डॉक्यूमेंट जो पीओआई है, पीओए हैं, आईडी एड्रेस प्रूफ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को उन्हें अपडेट कराना होगा। इसमें आइडेंटिटी प्रूफ में आप जो आइडेंटिटी प्रूफ की लिस्ट है, लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो यूज करें। आईडी प्रूफ में जो आ रहे हैं, एड्रेस प्रूफ में आ रहे हैं, पते से संबंधित जो प्रमाण है वो यूज करें। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि मूल निवास है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो इस वोटर आईडी है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा आप लोग अपना ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए लिस्ट आउट कर लीजिए। अगर हम गांव देहात की बात करें तो गांव देहात में आप लोग देखते होंगे जो हमारे पास में रेजिडेंट आते हैं नॉर्मली, तो रेजिडेंट आप लोकल के ही हो, आपके आसपास में जितने भी जो काम कराने वाले लोग हैं वो आते हैं तो उनके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है। आप चेक करें कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर आए हैं और क्या डॉक्यूमेंट आसानी से उपलब्ध किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी बात हो रही है यहाँ पे आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों अपलोड कराने हैं, तो उस केस में आप लोग थोड़ा सा ये चीज देख सकते हो कि जो रेजिडेंट आ रहे हैं यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्मेट लग सकता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर वहां पे आप लोग थोड़ा चेक कर लें कि एड्रेस प्रूफ के लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट सजेस्ट कर सकते हो उनको, लेकिन आईडी प्रूफ में क्या हो सकता है, उनके यहाँ पैन कार्ड हो सकता है। गांव देहात में जो लोग रहे पैन कार्ड होगा उनके पास में। हाँ, वो अपना पीटीएस वाला अगर फोटो आईडी कार्ड के साथ में राशन कार्ड है उसको यूज कर सकते हैं, अपना पैन कार्ड के साथ में अपना वोटर आईडी यूज कर सकते हैं। हाँ, मूल निवास सजेस्ट कर सकते हैं आप, जो सामान्य निवास बनाया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी होता है, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि वो अपना सामान्य निवास लेकर आ जाएं, अपना अपडेट करा लें। और सामान्य निवास तो आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों के रूप में यूज किया जा सकता है। तो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट आउट कर लें आप, जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और आसानी से रेजिडेंट आपके पास में ला सकते हैं, जिससे कि आपके जो रेजिडेंट आ रहे हैं उनको समझाने में और उनको उनका काम कराने में बड़ी ही सहूलियत हो जाएगी उनको। आपके ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, आपका कंफ्यूजन भी दूर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट आप अलग से कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपने सेंटर पे जरूर लगा कर रखें और ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप हाईलाइट कर दीजिए जो कि दोनों में यूज हो रहे हैं या फिर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें पासपोर्ट, तो पासपोर्ट कितने ही परसेंट लोग होंगे जिनके पास पासपोर्ट होता है। ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस भी कितने ही लोगों के पास होगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा अपने काम को स्मूथ करने के लिए, अपने ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस पे काम करें। क्योंकि डेमोग्राफिक अपडेट की अगर बात करें, डेमोग्राफिक अपडेट में नाम, पता, जन्मतिथि, इस तरह की जो चेंजेस होते हैं तो वो बार बार नहीं कराएगा कोई भी। किसी ने एक बार करा लिया तो डेली डेली थोड़ी ना किसी का पता चेंज हो रहा है या किसी के नाम में कुछ भी उसको चेंज कराना है या डीओबी चेंज करानी है। तो अभी जो स्कोप हमारे पास में है डॉक्यूमेंट अपडेट को लेके, बड़ी संख्या में हम लोग जो है इसमें कारगर हो सकते हैं। अब यूआईडी अथॉरिटी को भी हम हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और अपने ट्रांजेक्शन भी हम बढ़ा सकते हैं, जो कि एक थोड़ा सा डाउनफॉल आया है पिछले कुछ एक समय से। आप लोग भी हम लोगों से बोलते हैं लगातार कि सर ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे हैं, कोई काम कराने नहीं आ रहा है।
तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपके पास में भी स्कोप किस चीज का है। थोड़ा सा सर्वर में जरूर अभी इश्यूज चल रहे हैं, आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी, सर्वर पे भी 2 मिनट मैं आपसे थोड़ा गाइड कर देता हूँ। आप जब भी अभी आधार डेमोग्राफिक अपडेट कर रहे हो या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट जब कर रहे हैं आप, तो आपको 2-3 तरह के एरर्स जो है बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं कि जो डिटेल है वो इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल एरर की वजह से फैच नहीं हो रही। कई बार आप फिंगरप्रिंट लेते हो 4-4 5-5 बार आपको लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला तो सुझाव ये है, हमने प्रैक्टिकली देखा है और कुछ बीएलईस ने इस चीज को शेयर भी किया है अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ऐसा नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म है और एक ही सर्वर है जिसपे काम हो रहा है, ठीक है। और हमारे स्टेट में भी कई बीएलई भाई ऐसे हैं कुछ जिलों में जो कि 100 के आसपास प्रतिदिन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आधार जैसी सर्विस पे। आज की डेट में भी 70-80-90 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। 90-80-70 ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, उनके यहाँ जो रेजिडेंट आ रहे हैं उनका वो काम कर पा रहे हैं, उनका जो भी आधार संशोधन का काम था, मोबाइल लिंक कराना है उनको, डेमोग्राफिक अपडेट है या डॉक्यूमेंट अपडेट पे भी कुछ बीएलई भाई ने अच्छा हमको फीडबैक दिया है कि वो 30-30 40-40 एक दिन में डॉक्यूमेंट अपडेट उन्होंने किए हैं बल्क में। वो कैसे कर पाए? जब उन्होंने हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया सिंपल सा कि सर हमने थोड़ा सा जो राशन डीलर हैं हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान हैं उनसे बात की, उनको बताया कि भाई इस तरह से सर्कुलर आया है यूआईडीआई के द्वारा, जो भी अब रेजिडेंट हैं उनको जो 10 साल से पुराने राशन कार्ड जो आधार कार्ड धारक हैं तो उनको सबको कराना है। अगर वो नहीं कराएंगे तो हो सकता है उनको जो सरकारी स्कीम्स की बात करें, और सरकारी स्कीम में अगर गांव देहात में होता है तो क्या है, 3-4 सर्विसेज हैं जो कि सर्विसेज आधार से है लिंकअप और डायरेक्ट सरकार लोगों को पहुंचा रही है। सबसे पहले क्या आता है, राशन कार्ड। राशन जो लोगों को मिलता है तो वो भी आधार से लिंक कर दिया गया है, आधार बेस्ड ही उनको मिल पा रहा है। दूसरी चीज आज की डेट में किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट यूआईडी के माध्यम से सरकार डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पा रही है। कोई भी उसमें कोई मीडियम नहीं है, जो उनके आधार से अकाउंट लिंक है और आधार उनका ठीक है, उनके आधार वेरीफाइड है, तो डायरेक्ट उनके आधार नंबर के थ्रू उन तक वो जो 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि क्वार्टरली मिलती है वो पहुंच पा रही है। पेंशन, किसी भी तरह की कोई भी पेंशन है तो पेंशन भी वृद्धावस्था पेंशन है, हाँ, या फिर विधवा पेंशन है, जो दिव्यांगजन है उनको पेंशन मिलती है, तो किसी भी तरह की कोई पेंशन हो गई। यहाँ तक कि अब तो स्कॉलरशिप भी आधार से लिंक कर दी गई है। जो भी स्कॉलरशिप आती है वो भी अब जिन लोगों के आधार लिंक रहेंगे उन्हीं को मिल पाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा गाइड कर सकते हो, ऐसे स्कूल्स में मिल लो, जाके स्कूल में आप मीटिंग कर सकते हैं, अपने राशन कार्ड डीलर जो हैं अपने आपके गांव के आपके आसपास के ग्राम प्रधानों से मीटिंग कर सकते हैं, ब्लॉक पे मीटिंग कर सकते हैं आप अपने स्तर से लोगों को अवेयर करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। और आपको आधार अपडेट का काम अपने यूसीएल सॉफ्टवेयर से ही करना है। यूसीएल सॉफ्टवेयर से काम करने के लिए जो उसका निर्धारित शुल्क है 50 रुपए वही लेना है आपको। तो ये थोड़ा सा कुछ एक चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सर्वर में चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे काम करने के साथ साथ नेटवर्क से संबंधित कुछ एक इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि कितने पर माइक्रो सेकंड पे बहुत लाखों की संख्या में हिट होते हैं आधार सर्वर पे, ठीक है। और जो सर्वर है वो एक ही है, बैंक हो गई, जितनी बैंक्स हैं वो भी आधार से उस पर ही काम करते हैं, आप लोग भी काम कर रहे हो, और भी एजेंसीज हैं जो भी हैं सब इसी पे काम कर रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे। तो चैलेंजेस रहेंगे हमेशा, लेकिन इन चैलेंजेस को थोड़ा सा हमें टैकल करना है कि हम कैसे, उसके बावजूद भी जब हमारे कुछ एक साथी इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। आप अपने नेटवर्क की स्पीड देखिए, पहले तो आपके हाई स्पीड नेटवर्क है, अपने स्पीड को चेक करते रहो, अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे बात करो। आप अपने सिस्टम में जो टेम्परेरी फाइल्स हैं उन कुकीज आ जाती हैं कई बार, तो उनको डिलीट करते रहो। हाँ, कुछ एक टेम्परेरी फाइल्स हैं तो उनकी वजह से भी कई बार सिस्टम स्लो वर्क करने लगता है, ठीक है। तो टेम्परेरी फाइल आप डिलीट करते रहें। और प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो ऑथेंटिकेशन के टाइम पे, जो फर्स्ट टाइम आप ऑथेंटिकेशन करते हो आधार नंबर डालने के बाद में, तो वहाँ ऑप्शन रहता है फिंगर से कर सकते हैं, आप आइरिस के थ्रू भी कर सकते हैं, जो रेजिडेंट है और आपका जो वेरिफिकेशन होता है, तो उस टाइम पे आप कोशिश करो कि आइरिस का ही प्रयोग करें, क्योंकि आइरिस का जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो आप फिंगरप्रिंट वाली डिवाइस यूज करते हैं।
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में दो चीजें आप लोग यूज करते हैं, फिंगर डिवाइस, आयरिस डिवाइस। तो वहां पे आप फिंगरप्रिंट की डिवाइस की जगह पे आप आयरिस डिवाइस का ज्यादा यूज करें। और फिंगरप्रिंट डिवाइस का जब भी यूज आप एक बार के अलावा दूसरी बार कर रहे हैं, आपने फिंगरप्रिंट कैप्चर किया फिर रेजिडेंट का करते हैं आप, या कई बार रेजिडेंट ने किया फिर दोबारा कैप्चर कर रहे हैं, तो एक बार कैप्चर करने के बाद दोबारा कभी भी कैप्चर कर रहे हैं, कोई भी रेजिडेंट हो गया या आप हैं, दोबारा से फिंगर पुट कर रहे हैं उस पे स्कैनर के लेंस पे, तो एक बार आप अपने उस स्कैनर के लेंस को साफ कर लें। कोई भी आप वहाँ पे क्लॉथ, कोई भी फैब्रिक का टुकड़ा रख सकते हैं और उससे आप उसको साफ कर लें, कॉटन रख लें, कॉटन से साफ करने के बाद ही आप फिंगर उस पर पुट कराएं। ठीक है। कई बार जो आप फिंगर कैप्चर करते हैं तो फिंगर कैप्चर जो लास्ट टाइम किसी भी रेजिडेंट की या आपकी होती है, तो फिर दूसरा भी उस पर लगाता है, तो वो उसमें मिसमैच की वजह से भी इंटरनल एरर देगा, वो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। तो आप अपने फिंगर डिवाइस का लेंस को क्लीन करते रहें और आयरिस डिवाइस का ज्यादा यूज करें ऑथेंटिकेशन के टाइम पे, जब आप उस समय आधार से रिलेटेड जो भी उसकी डिटेल है उसको फैच कर रहे होते हैं। आयरिस का सक्सेस रेट आपको एज कम्पेयर टू फिंगर ज्यादा मिलेगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे काम करने में बड़ी ही आसानी हुई और मैं अननेसेसरी ही परेशान हो रहा था और चीजें हो रही हैं। प्लीज सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है, आपको जो सर्विस मिली हुई है ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें कि आपको केवल ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए ही आपको मिली है, आप काम कर रहे हैं पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। आपके इसके साथ में बहुत सारी सर्विसेज पे आप देखते होंगे कि आपके ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? आपके यहाँ लोग आधार का काम कराने आएंगे तो आपके अगर सेंटर पे और भी सर्विसेज से संबंधित ब्रांडिंग रहेगी प्रॉपर, तो वो पढ़ेंगे वहां पे कि अरे यहाँ पे ये भी काम हो जाता है, यहाँ पे आय जाति निवासी बनता है, यहाँ पे पैसे भी निकलते हैं बैंक से। ठीक है। तो आपके बैंकिंग के ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, आपके अदर सर्विसेज के ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे। तो आधार सर्विस को आपको जो आपको मिली हुई है, प्लीज इसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेन बनाए रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर यूज करिए, ओवर चार्जिंग बिल्कुल ना करें और अपना सेंटर नियमित खोलें। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप अपने यूजर सेंटर पे काम कर सकते हो। इसको हमने पिछले 8 6 7 महीना हो गया, उससे पहले जो है 9 to 6 वर्किंग थी, लेकिन हमने यूआईडीआई से रिक्वेस्ट करके इस टाइम पीरियड को भी थोड़ा एक्सपेंड किया। सुबह चूंकि आप लोग गांव में काम कर रहे होते हो और गांव में जो लोग काम कराने वाले हैं, कई बार कुछ लोग मजदूर पेशा हैं जो कि डेली कहीं, तो आपके यहाँ पे लेट शाम या फिर अर्ली मॉर्निंग भी कई बार आते हैं। तो रिक्वेस्ट करने पे हमने उसकी टाइम पीरियड को थोड़ा सा जो टाइम लिमिट है उसको बढ़ाया। तो आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक काम कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे हमारे सेंटर्स बीएलई भाई साझा करते हैं हमारे साथ में अपने एक्सपीरियंसेस। शाम को 6 7 बजे भी उनके यहाँ पे लोग काम कराने के लिए खड़े हुए हैं और कुछ एक सेंटर ऐसे हैं जो दिन में ही नहीं खोलते हैं। तो प्लीज अपना सेंटर नियमित खोलें और अपना जो काम करने का दायरा है उसको बढ़ाएं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप काम कर सकते हो, उसका पूरा यूटिलाइज करिए, अपने सेंटर का प्रचार प्रसार करिए, लोगों को सही जानकारी दीजिए और अपने ट्रांजेक्शन को बढ़ाइए। ये आपके लिए इनकम सोर्स तो है ही, साथ में आपके साथ में इसके सर्विस वाला भी पार्ट जुड़ा हुआ है। आप लोगों को सेवा दे रहे हो, एक ऐसी सेवा दे रहे हो जो कि हर किसी को नहीं मिली हुई है। तो मेरा सभी वीएलई भाई से अनुरोध है कि प्लीज आप सब लोग इस पे अपना जो पोटेंशियल जितना है काम करने का उसके साथ में काम करें। और सीएससी ने जिस तरह से अपना नाम बनाया है यूआईडी की नज़रों में, जो हमारा बना हुआ है अपने बीएलई भाई के माध्यम से, हमने जितना भी काम किया है हम हमेशा से अच्छा काम करते आए हैं। तो इसी आशय के साथ में आज की मुलाकात सेशन में यहाँ पे अब आप सभी बीएलई भाई जो भी इस सेशन को देख रहे हैं उनसे इजाज़त चाहूँगा और सबसे जो भी देख रहे थे उनका इस लाइव सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे यही आशा करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर अपने जो भी हमें जिम्मेदारी मिली हुई है एक क्वालिटीफुल काम करेंगे और अपना क्वांटिटी को भी प्रदर्शित करेंगे कि हम क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी दे सकते हैं। हम लोगों को सेवा जो हमको जिम्मेदारी दी गई है वो पूरा अपना परफेक्शन उस पर हम लोगों को खरा उतरना है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।